गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमें एक नए टॉपिक से रिवीजन शुरू करना है और आज जो हम टॉपिक टेकअप करेंगे ऑफ कोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज हम या तो सीएमए के वैल्यूएशन का रिवीजन शुरू करेंगे या फिर एफएम में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन शुरू करेंगे। और मैं चाहे आज किसी भी टॉपिक से रिवीजन शुरू करवाऊं, कुछ बच्चों का नाराज होना आज तय है। अगर मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से शुरू करूंगा तो जो बच्चे वैल्यूएशन चाहते थे वो बच्चे नाराज होंगे। अगर मैंने आज वैल्यूएशन से रिवीजन शुरू किया तो जो बच्चे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चाहते थे वो नाराज होंगे। मतलब ये कि नाराज तो कुछ बच्चे होंगे और आप नाराज ना हो, इसलिए मैंने पहले एक एक वीडियो भी छोटा सा अपलोड किया था आपको ये बताने के लिए कि मैं दोनों ही रिवाइज करवाऊंगा। बस पहले कौन सा शुरू करेंगे इस पर थोड़ा सा है बात, लेकिन करने मुझे दोनों ही आपके साथ डिस्कस। तो प्लीज आप नाराज ना होना, मैं चाहे कोई भी टॉपिक अब रिवाइज कराना शुरू करूं, मैं बता रहा हूं कि कौन सा टॉपिक रिवाइज करेंगे, लेकिन प्लीज नाराजगी अगर अगर होगी तो ना अच्छा नहीं रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो नाराज मत होना प्लीज। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब मेरे ख्याल से अब 2 मिनट तो आपको एडजस्ट होने में लगेंगे जो वैल्यूएशन वाले बच्चे हैं, लेकिन वैल्यूएशन मैं इसकी ठीक बात करवाऊंगा, पक्का इसकी ठीक बात करवाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखें तो दिसंबर 2019 जब ओल्ड सिलेबस का पहला एमसीक्यू अटेम्प्ट हुआ था, तब इस टॉपिक से 12 एमसीक्यूज पूछे गए थे। ध्यान रखें 60 नंबर का एफएम है, 12 एमसीक्यूज पूछे गए थे, 20% का वेटेज असाइन किया पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो जून 2022 में 10 एमसीक्यूज आए, दिसंबर 22 में 11 एमसीक्यूज आए, जून 23 में 9 एमसीक्यूज पूछे गए। और अगर लोअर साइड पे भी देखें तो 7 एमसीक्यूज से कम तो ये किसी भी अटेम्प्ट में नहीं गया है। तो अगर हम एक रेंज देखें तो 7 से लेकर 12 नंबर तक का वेटेज है आउट ऑफ 60 मार्क्स, जो कि एक ठीक ठाक डिसेंट वेटेज है। लेकिन ऑफ कोर्स ये टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक्स अगर इसमें देखें हैं इसमें, तो क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक भी है तो इस करके देखें तो इनपुट आउटपुट रेशियो इसका ठीक ठाक है। अगर सही मायनों में किसी टॉपिक को अगर देखें जिसमें एफर्ट कम है रिवॉर्ड ज्यादा है, तो अब जो हमने रिसेंटली डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक किया उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत बेहतर है। एक ज्यादा वक्त भी नहीं लेता वो टॉपिक और 6-7 एमसीक्यूज जनरली उस टॉपिक से आ जाते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी को तो अपनी हिट लिस्ट पे रखिएगा, उसका रिवीजन जब हमने जस्ट अभी हमने कंक्लूड किया ही, ठीक है। तो अब हम आज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से शुरू करेंगे और वैल्यूएशन हम इसके ठीक बाद ही जो है वो टेकअप करेंगे। अब बिना देरी की आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के रिवीजन की। देखिए, जब हम अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखें तो वहां पर ना हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से एक चैप्टर दिखेगा। और जब आप उस चैप्टर को और बारीकी से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्चुअली में कई सारे छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर बना है। मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की पूरी एक फैमिली है और उस फैमिली के सारे मेंबर से मैं आपको भी परिचित करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ये बात याद है, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3 तरह के डिसीजंस पर टिका हुआ है। पहला डिसीजन कौन सा था? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को फाइनेंस कहां से करें, मतलब उसके लिए पैसे कहां से अरेंज करें, कितना इक्विटी से, कितना डेट से, कितना प्रेफरेंस से, या फिर कितना इनका मिक्सचर हो। हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक पढ़ा तो वो एक फाइनेंसिंग डिसीजन के दायरे में आने वाला टॉपिक था। कैपिटल स्ट्रक्चर जब टॉपिक आप देखते हैं तो वो भी फाइनेंसिंग डिसीजन के दायरे में आने वाला टॉपिक है। फिर जब एक बार पैसा आ जाता है फिर हम उस पैसे को इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, और इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे? एसेट्स में। तो जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी 2 ही तरह के एसेट्स में होती हुई मिलेगी, या तो फिक्स्ड एसेट्स में या करंट एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने एक चैप्टर कर रखा है कैपिटल बजटिंग, वहां पे हमने सारा रिवीजन किया था। कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या बताता था कि मान लो एक होटल कंपनी है, उसको एक सिटी में नया होटल खोलना है, तो क्या वो होटल ओपन करे कि ना करे, ये बात का जवाब कौन देगा? कैपिटल बजटिंग। पीवीआर सिनेमा को एक नया सिनेमा हॉल खोलना है, तो क्या उस सिटी में सिनेमा हॉल खोला जाना चाहिए, इस बात का जवाब कौन देगा? कैपिटल बजटिंग। ठीक ऐसे ही किसी एयरलाइन से इंडिगो को नया एक एयरप्लेन लॉन्च करना है एक नए रूट पर, तो वो एयरप्लेन लॉन्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात का जवाब कौन देगा? कैपिटल बजटिंग। मतलब कैपिटल बजटिंग अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस बात का जवाब देता था। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री लगाना, ये सब बातें वहां पर होती थी। अब फिक्स्ड एसेट्स के बाद हम ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग में देख चुके हैं, तो फिर बचा क्या? करंट एसेट्स। मतलब ये जो चैप्टर है ये करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट की बात यहां नहीं होगी, यहां किसकी बात होने वाली है? करंट एसेट। और क्योंकि यहां पर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करने वाले हैं, इसलिए ये चैप्टर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ही दायरे में आता है। और तीसरा तो आपको पता ही है डिविडेंड डिसीजन होता है।
एक बार पैसा रेज कर लिया, पैसा लगा दिया, उसके बाद बिजनेस करेंगे तो कमाई होगी तो फिर कितना बांटे कितना रोके ये सोचना पड़ेगा, और इसके लिए हमने डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक किया ही। लेकिन ये जो चैप्टर है ये किसके दायरे में है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दायरे में है। अब क्योंकि हमें यहां पर करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है, तो अगर आप किसी भी बिजनेस को देखोगे ना और उसके करंट एसेट्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 3 ही तरह के करंट एसेट्स में आपको मिलेगा। या तो उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, या डेटर्स में, और या फिर कैश में। फॉर एग्जाम्पल, आप दूर क्यों जाते हो, अपने घर के पास किसी केमिस्ट की शॉप को देख लो, तो उसने अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दवाइयों के स्टॉक पे कर रखा होगा। भाई कोई कस्टमर दवाई मांगने के लिए आएगा तो उसको देने के लिए पहले मेरे पास हो तो सही, मतलब मैंने क्या मेडिसिन के स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। किसी कपड़े के शोरूम को देख लो तो उसने कपड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। मतलब मैं जिस भी पर्टिकुलर गुड्स में डील करता हूं मुझे उसका स्टॉक तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना, तो इसमें पैसा लगेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट। और अगर मेरी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर मुझे उधार पर सेल करना मेरी मजबूरी हो जाती है, तो उधार पर सेल करने से क्या होगा? आपने तो उसको कहीं से गुड्स खरीद के दे दिए, पर सामने वाले ने उसने आपको पैसे नहीं दिए, मतलब आपका पैसा उसमें ब्लॉक हो गया। पैसा ब्लॉक होने का मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी ना, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, और मुझे कैश में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कैश में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खर्चा ड्यू हो जाता है। कभी इंप्लॉय की सैलरी पे करनी है, कभी लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, कभी बिजली का बिल देना है, कभी क्रेडिटर आ जाता है पेमेंट मांगने के लिए। मतलब आए दिन मुझे पेमेंट्स भी करनी पड़ती है, इसलिए कैश भी होल्ड करके रखना पड़ता है। करंट एसेट्स में मेजर करंट एसेट्स यही 3 हैं, और इसलिए इन तीनों पर सेपरेट डिस्कशन है। मतलब हम स्टॉक की बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम के टॉपिक में। फिर हमने जो उधार पर सेल करी है इसके ऊपर भी सेपरेट चैप्टर है। डेटर्स का मैनेजमेंट, कि उधार पे सेल अगर करें तो कितने महीने का करें, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, या सिर्फ 15 दिन का। और अगर उधार पे सेल कर दिया, अगर 1 महीने का उधार दिया तो क्या आप 1 महीने में पैसा रिकवर कर पा रहे हो? मतलब उसकी रिकवरी भी देखनी है। कोई बैड डेट वगैरह कितने हो रहे हैं, कलेक्शन में कितने खर्चे हो रहे हैं, मतलब ये सारी बातें डेटर्स मैनेजमेंट के दायरे में। उसके बाद हमें कैश भी मैनेज करना पड़ता है, कैश मैनेजमेंट। क्योंकि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स हैं, इसलिए इन तीनों पर सेपरेट डिस्कशन होता है। उसके बाद बात आती है ओवरऑल बेसिस पर मुझे करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने कहा ये माना ये 3 इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स हैं, लेकिन सिर्फ यही 3 थोड़ी है, करंट एसेट तो और भी होते हैं। इनके अलावा बताओ और कौन कौन से करंट एसेट हो सकते हैं? सर हमने अगर सरकार को एडवांस में टैक्स पे किया है तो एक एडवांस टैक्स नाम का करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, अक्रूड इनकम हो सकता है, कई सारे और करंट एसेट हो सकते हैं। और एक बात और समझें, अब मान लीजिए हमें जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है ना वो 100 करोड़ का करना है। मतलब हमारी बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स दिखने चाहिए वो 100 करोड़ के दिखने चाहिए। अब जिस तरीके से हमने उधार पर सेल करी थी, हो सकता है हमें भी उधार मिल जाता हो। मतलब इस 100 करोड़ में मान लो स्टॉक है 50 करोड़ रुपए का, और उस 50 करोड़ में से 20 करोड़ का स्टॉक ऐसा है जिस पर हमें भी उधार मिल जाता है। मतलब सामने वाले ने हमें 20 करोड़ का स्टॉक उधार पे दे रखा है, क्रेडिट पे दे रखा है। अगर आपका 20 करोड़ का स्टॉक उधार पर है, इसका मतलब उसके लिए आपकी जेब से पैसा नहीं लगा, और जिसके लिए आपने पैसा नहीं दिया वो आपके लिए क्रेडिटर। मतलब इस 100 करोड़ के करंट एसेट में से 20 करोड़ के स्टॉक की फाइनेंसिंग क्रेडिटर्स ने कर रखी है, तो वो माइनस करो, तो आपकी जेब से तो सिर्फ कितने लगेंगे? 80 करोड़। और इस 80 करोड़ को दुनिया क्या बोलती है? वर्किंग कैपिटल। भाई ये क्या है? करंट एसेट्स। लेकिन इस करंट एसेट्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर वालों की है, क्रेडिटर्स की है। कितने की? 20 करोड़ की। और वो क्या है? करंट लायबिलिटी। तो हमारी जेब से तो सिर्फ कितना लगा? 80 करोड़ ना। मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो बेसिकली हमें फाइनेंस करनी पड़ी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो नेट में हमें करंट एसेट्स में हमें खुद से कितना फाइनेंस करना है, इसके ऊपर चैप्टर है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। आप कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन ओवरऑल बेसिस पे काम करता है। हमने इंडिविजुअली स्टॉक पर बात करी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, डेटर्स पर बात करी, डेटर्स मैनेजमेंट में, कैश पर बात करी, कैश मैनेजमेंट में। जब हम ओवरऑल बेसिस पर बात करना चाहें कि करंट एसेट्स में एक्चुअली में हमें टोटल बेसिस पर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यह दायरा है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन नाम के टॉपिक का। मतलब हम यहां पर ओवरऑल बेसिस पर देखना चाहते हैं कि टोटल हमें करंट एसेट्स में एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो यह भी एक सेपरेट चैप्टर है। फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में, टंडन कमिटी, जहां पर हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ये भी एग्जाम में, इस पे भी काफी एमसीक्यूज, मतलब 1-2 बार इस पे भी एमसीक्यू आए हुए, ये भी हमें देखना है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसी चैप्टर में कवर्ड है। मतलब कहा जा सकता है कि हमें यहां पर कुछ
5 सब टॉपिक करने हैं। हालांकि एक कॉन्सेप्ट फैक्टरिंग भी है, रेगुलर बैच में हमने फैक्टरिंग की भी लगभग 3 क्लासेस ले रखी हैं। फैक्टरिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो डेटर्स मैनेजमेंट से मिलता जुलता है, पर क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो फैक्टरिंग को लेकर भी हम बात करेंगे, पर उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी हमने नॉर्मल रिवीजन लेक्चर में करी, मतलब रेगुलर बैच में करी हुई है। तो अब ना हमें एक एक करके इस सारे के सारे सब टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करना है, और हम अपनी शुरुआत जो करेंगे वो किससे करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम के टॉपिक से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो ये फैमिली है उसका पहला मेंबर जिसका अब हम डिस्कशन करने लगे हैं वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप जानते हैं स्टॉक का ही दूसरा नाम है, मतलब हमें यहां पर बेसिकली स्टॉक के मैनेजमेंट को लेकर बात करनी है। और जब हम स्टॉक वर्ड सुनते हैं तो ये भी हमें पता है स्टॉक भी 3 तरीके का हो सकता है, वो रॉ मटेरियल का भी फॉर्म ले सकता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस का भी फॉर्म ले सकता है, और वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। और ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारे पास इन तीनों में से कोई भी स्टॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो कि कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, पहले वो कुछ कच्चा माल लेके आती है और उस कच्चे माल में प्रोसेसिंग वगैरह कर कर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मारुति, टाटा मोटर्स या महिंद्रा की बात करूं तो वो क्या है, वो कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनके लिए फिनिश प्रोडक्ट कार है, लेकिन वो कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको पहले कई सारे स्पेयर पार्ट्स और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जब आप एक कार को देखते हैं तो कार को ऊपरी तौर पे भी देखें तो आपको बहुत सारा तो रॉ मटेरियल दिख ही रहा है। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि कार में टायर्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि कार में डोर वगैरह लगे हैं, उसमें मिरर लगे हैं, उसमें ग्लास लगा हुआ है, उसमें एक एसी लगा हुआ है, उसमें इंजन है, उसमें हेडलाइट है, टेल लाइट है, पता नहीं कितने तरह का रॉ मटेरियल तो आपको ऊपरी ऊपरी तौर पर दिख रहा है। लेकिन आप जानते हो कि जब एक कार मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें लगभग 30,000 स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं। मतलब मैं अगर उसका एक एक नट बोल्ट काउंट करना शुरू करूं तो उसमें लगभग इतने स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। तो सोचिए कितने सारे रॉ मटेरियल को यूज कर कर एक कार मैन्युफैक्चर होती है। तो अब जरा सोचिए आप मारुति के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मारुति ये सारा रॉ मटेरियल पहले लेके आएगी ना तो उसको उसका भी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब उसके यहाँ पर टायर का भी स्टॉक होगा, गाड़ी में जो एसी लगना है उसका भी स्टॉक होगा, गाड़ी में जो स्टील लगेगा या उसमें प्लास्टिक लगेगा ये उन सबका भी उनके पास स्टॉक मेंटेन होगा। और जब वो कार को असेंबल करेंगे, और ऐसी हर एक कार जो चलने के लिए तैयार नहीं है, मतलब अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है, ना वो रॉ मटेरियल जैसा लग रहा है और ना वो कार है कि वो चलाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल कार पूरी तरीके से असेंबल तो कर दी, बस उसमें अभी टायर लगने बाकी हैं। कार की पूरी असेंबली हो चुकी है लेकिन उसमें अभी एसी फिट होना बाकी है, या इंजन फिट होना बाकी है, या साइड के मिरर लगने बाकी है, मतलब सेलेबल कंडीशन में फिलहाल नहीं है। तो ऐसी कार को हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, की काम अभी प्रगति पर है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो फिनिश गुड बन जाएगा। किसी भी मारुति के शोरूम में जाइए तो वहां पर आपको जो रेडीमेड गाड़ियां जो बिकने के लिए तैयार हैं वो गाड़ियां दिखेंगी, तो वो क्या होगा, वो फिनिश गुड्स होंगे। मतलब अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसके पास हमें ये तीनों तरह का स्टॉक दिखेगा। रॉ मटेरियल तो ऑफ कोर्स उनके पास होंगे ही, जिसकी मदद से वो फिनिश गुड बनाएंगे, लेकिन जब तक फिनिश गुड बनके तैयार नहीं हो जाता तब तक उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक टेलर की बात करें और वो मान लीजिए शर्ट सिलने का काम करता है, तो पहले वो कपड़ा लेके आएगा, तो कपड़ा उसके पास रॉ मटेरियल है, और जब तक शर्ट बिल्कुल तैयार नहीं हो जाती कि पहनी जा सके, उसमें मान लो बटन लगने बाकी है, स्लीव लगना बाकी है, या फिनिशिंग होना बाकी है, तब तक उसे क्या कहेंगे, तब तक उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और जब वो शर्ट बिल्कुल बिकने के लिए तैयार हो जाएगी तो उसको हम फिर फिनिश गुड बोलना शुरू कर देंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास ये 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। फिर होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रेड करती हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो रेडीमेड सामान लाती हैं और आगे रेडीमेड ही बेच देती हैं। मतलब उनके पास रॉ मटेरियल भी नहीं होगा, उनके पास फिनिश गुड्स भी नहीं और WIP भी नहीं होगा, वो सीधे ही फिनिश गुड लाती हैं और फिनिश गुड ही बेच देती हैं। मान लो मैंने मारुति की डीलरशिप ले रखी है, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, मारुति से गाड़ियां लेता हूं और आगे रेडीमेड बेच देता हूं। मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का शोरूम है, मैं रेडीमेड कपड़े लेके आता हूं, रेडीमेड ही आगे बेच देता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ट्रेडिंग कर रहा हूं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास ना तो रॉ मटेरियल होगा ना WIP होगा। WIP तो ऑफ कोर्स तभी होगा ना जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं। जब मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा, तो ना तो मेरे पास WIP होगा ना ही मेरे पास रॉ मटेरियल होगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या होगा उस केस में, फिनिश गुड्स होंगे। और मान लीजिए मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं, फॉर एग्जाम्पल एक IT कंपनी है, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गया।
अब ये तो किसी प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही ना, ये तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक लॉजिस्टिक कंपनी जो कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी किसी प्रोडक्ट में डील नहीं कर रही। अब क्योंकि वो किसी प्रोडक्ट में डील ही नहीं कर रहे, उनके पास तो हो सकता है ये तीनों ही तरह का स्टॉक ना दिखे आपको, नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टॉक होगा। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास तीनों ही तरह का स्टॉक होगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास सीधे सीधे फिनिश गुड्स होंगे बस, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो ये तीनों ही तरह का स्टॉक उसके पास जनरली नहीं होगा। अब ना एक और तरह का स्टॉक होता है, उसकी बात जनरली ज्यादा होती नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टोर्स, या फिर कभी कभी उसके लिए वर्ड यूज होता है सप्लाईज। ये एक ऐसा स्टॉक है जो जनरली तीनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिलेगा, पर इसकी ज्यादातर बात नहीं होती। अब क्या होता है ये स्टोर्स? अब फॉर एग्जांपल हमने कहा, मान लो एक, अभी से हमने मारुति की ही बात करी, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब एक अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी हो सकता है फैक्ट्री बहुत ही बड़ी हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री हो। मतलब आप जरा सोचिए, आपके जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस छोटे से रूम में भी हो सकता है कि एक या दो ट्यूबलाइट्स लगी हो, दो या तीन ट्यूबलाइट्स भी हो सकता है लगी हो। तो सोचो एक बड़ी सी फैक्ट्री जो कई एकर्स में फैली हुई है, तो सोचो वहां तो पता नहीं कितनी ट्यूबलाइट्स लगी होंगी, इतने सारे वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, पता नहीं कितने ही फैन लगे होंगे। अब जब इतनी सारी ट्यूबलाइट्स लगी हैं तो उस फैक्ट्री में ट्यूबलाइट का भी स्टॉक मेंटेन होता होगा कि कल को कोई ट्यूबलाइट खराब हो तो रिप्लेस हो जाए। इतने सारे वर्कर अगर मेरे यहां पर प्रोडक्शन के लिए आ रहे हैं तो मैंने उनके चाय पानी का भी इंतजाम किया होगा, दिन में 2 बार तो चाय पिलाऊंगा, तो उन सबको चाय पिलाने के लिए दूध का भी स्टॉक आता होगा, पत्ती चीनी ये सब भी आता होगा। इतने सारे वर्कर अगर मेरे ऑफिस में है तो स्टेशनरी का भी तो यूज होगा, बार बार प्रिंट आउट वगैरह देने पड़ेंगे, तो हो सकता है पेन का भी स्टॉक मेंटेन करना पड़े। मतलब ये एक ऐसी इन्वेंट्री है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो एंटर नहीं करती, लेकिन इसको मेंटेन करना भी जरूरी है। तो अगर हम फाइनली सम अप करें तो हमने देखा कि जो ये इन्वेंट्री है ये 4 तरीके की हो सकती है। 3 तरह की इन्वेंट्री पर तो हम जनरली बात करते हैं कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। उसके अलावा एक चौथी तरह की इन्वेंट्री भी होती है जिसको स्टोर्स बोल देते हैं या फिर सप्लाईज भी बोल देते हैं। लेकिन जो ये स्टोर्स और सप्लाईज वाली इन्वेंट्री है ना, इस पर सही बताऊं तो ज्यादा बात होती नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट ने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रखा था तो मैंने भी इस पर थोड़ी सी बात कर ली। पर वैसे अगर हम नॉर्मल बोलचाल में जब भी स्टॉक बोलते हैं तो हमारा मतलब इन्हीं तीनों से होता है, क्योंकि ना प्रोडक्शन में यही तीनों एंटर करती है। ये वाली जो है स्टोर सप्लाईज वाली, ये प्रोडक्शन से थोड़ी सी बाहर ही है, प्रोडक्शन से बाहर ही है। तो आइए जरा अब हम थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक होता है, और इस इन्वेंट्री के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। और हालांकि हमने ये भी देखा कि एक चौथी तरह की इन्वेंट्री भी होती है जिसको हम स्टोर या सप्लाईज बोलते हैं, पर क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंटर नहीं करती इसलिए हम उसको यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब ना इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा डिस्कशन अगर इस टॉपिक में होगा तो वो होगा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की। मतलब ये जो चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस्ड है। डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की जो मेनली बात होती है ना, वो हमारे एक चैप्टर जिसको हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन कह रहे थे, जहां पर हम ओवरऑल बेसिस पर कम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल की नीड क्या है, वहां पर मेनली आप देखोगे डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की बात हो रही होगी। लेकिन इस चैप्टर का सेंट्रल थीम है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अब ऐसा क्यों? देखो, फिनिश गुड की इन्वेंट्री को मैनेज करना ना उतना टिपिकल नहीं है जितना कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को मैनेज करना। एग्जांपल के तौर पर अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एक कार मैन्युफैक्चरर, जब एक कार मैन्युफैक्चरर कार जब मैन्युफैक्चर कर लेता है तो उसके सामने एक ही फिनिश गुड दिख रहा है, कार। लेकिन उस कार को बनाने के लिए मैंने आपको भी बताया कि लगभग 30,000 स्पेयर पार्ट्स चाहिए। मतलब 30,000 तरह का रॉ मटेरियल जब मैं लेके आऊंगा तब जाके एक कार बनेगी। तो सोचो अगर मुझे 1 लाख गाड़ियां बनानी है तो सोचो कितना ही रॉ मटेरियल मुझको मैनेज करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल को मैनेज करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू जब हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं। इसलिए ये चैप्टर का पूरा डिस्कशन रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर आप एक बात और सोचें कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी फिनिश गुड्स की क्वालिटी कैसी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो घर में आपको 1 कप चाय ही पीनी है। अब चाय जो है वो बनेगी जब वो एक फिनिश्ड आउटपुट है, लेकिन उस चाय को बनाने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। फाइनल चाय कैसे बनने वाली है इस पर काफी हद तक ये डिपेंड करता है कि आपने रॉ मटेरियल किस तरह का यूज किया है, आपने पत्ती कैसी यूज करी है, आपने दूध कैसा यूज किया है। उसके हिसाब से ही फाइनल जो चाय बनेगी उसका टेस्ट मैटर करेगा। हम अभी कार की बात कर रहे थे।
एक कार जो फाइनली बन के रेडी होगी वो उस बात पे डिपेंड करता है कि जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब आपको पता हो कि हर एक कार को एक क्रैश टेस्ट पास करना होता है, और एक गाड़ी जो होती है, एक कार जो होती है, उसका वजन लगभग 1200 से लेकर 2000 किलो के आसपास होता है। मतलब 1 से 2 टन के बीच में होती है, डिपेंड करता है कि वो छोटी गाड़ी है, एसयूवी है, हैचबैक है, सेडान है, कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस 2 टन की गाड़ी में या 1 से 2 टन जो भी उसका वेट है, उसमें लगभग 70-80% वेट होता है स्टील का। अब स्टील की क्वालिटी पे ही मैटर करेगा कि फाइनल जो हमारी गाड़ी है वो कैसी बनने वाली है। अगर स्टील का क्वालिटी अच्छा होगा तो शायद वो कोई भी क्रैश टेस्ट पास कर जाए। तो कहने का यहां पर ये मतलब है कि एक फिनिश्ड आउटपुट को मैनेज करना उतना टिपिकल नहीं है जितना कि रॉ मटेरियल को मैनेज करना, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं। इसलिए हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में रॉ मटेरियल की मैनेजमेंट पर है। हम इस चैप्टर को इन्वेंटरी मैनेजमेंट ना बोलकर अगर रॉ मटेरियल मैनेजमेंट भी बोले तो वो भी शायद ठीक ही होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है। अब क्योंकि हमें यहां पर मेन फोकस रॉ मटेरियल पर रखना है, तो इस बात को समझें। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं जो से पिज्जा बना के बेचता है, तो हमें पिज्जा पर फोकस नहीं करना है, वो तो फाइनल आउटपुट है। हमें किस पर फोकस करना है? पिज्जा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आया होगा, पिज्जा बेस, अनियन, कैप्सिकम, चीज वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल पर हमें मेन फोकस करना है। अगर एक हलवाई बेसन के लड्डू बहुत बढ़िया बनाता है तो बेसन के लड्डू पर फोकस नहीं है, बेसन के लड्डू को बनाने के लिए पहले बेसन और शुगर का यूज किया गया होगा, उस पर हमें मेन बात करनी है। ठीक ऐसे ही अगर एक सुनार है जो गोल्ड की रिंग बनाता है या नेकलेस बनाता है, तो हमें रिंग और नेकलेस पर फोकस नहीं करना है, उस रिंग और नेकलेस को बनाने के लिए जो रॉ गोल्ड का यूज हुआ है उस पर बात करनी है। तो आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमें यहां पर मेन मटेरियल पर फोकस करना है। अब ना, क्योंकि मटेरियल की बात यहां पर होगी, तो जब भी हम मटेरियल को खरीद के लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि मटेरियल को खरीदने पर 3 तरह की कॉस्ट लगती है। और वो 3 तरह की कॉस्ट कौन कौन सी है? एक है परचेज कॉस्ट, दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरी है कैरिंग कॉस्ट। मतलब जब भी हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो ये 3 तरह की कॉस्ट जो है वो लगना शुरू हो जाती है। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब हम यहां पर एक एक करके इन तीनों कॉस्ट पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड अगर कुछ एमसीक्यूज हैं तो वो भी देखेंगे। ठीक है, अब ना, क्योंकि ये तीनों कॉस्ट जो हैं हमें कंप्यूट करनी है। अब कॉस्ट तो ऐसी बात है ना, आप जब मर्जी की कंप्यूट कर लो, एक दिन की भी कंप्यूट कर सकते हो, 1 महीने की भी कंप्यूट कर सकते हो, 6 महीने की भी कंप्यूट कर सकते हो, 3 महीने की भी कंप्यूट कर सकते हो। तो हमारे सामने जब सवाल होगा कि हमें ये कॉस्ट कंप्यूट करनी है रॉ मटेरियल की, परचेज कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, तो हम कितने टाइम की कॉस्ट कंप्यूट करें? 1 महीने की, 1 दिन की, 10 दिन की, 3 हफ्ते की, 3 महीने की, 6 महीने की? तो हमें एक बेस तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितने महीने का हमें कॉस्ट जनरली कंप्यूट करना है। तो हम यहां पर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, कभी कभी क्वेश्चन ही बोल दे कि 1 क्वार्टर की कॉस्ट निकालो, तो हमें फिर क्वेश्चन की बात को रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये इंप्लाइड है कि हम ये तीनों ही कॉस्ट, जिसको हम अब एक एक करके डिस्कस करने लगे हैं, ये तीनों ही कॉस्ट जो कंप्यूट करेंगे वो एनुअल बेसिस पर ही कंप्यूट करेंगे। मतलब एनुअल कॉस्ट हमें कंप्यूट करना है। अब हम एक एक करके इन तीनों कॉस्ट पर बात करना शुरू कर रहे हैं। अब रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड जो परचेज कॉस्ट है, ये सबसे सिंपल कॉस्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, आपको बड़े आराम से प्यार से ये कॉस्ट समझ में आ जाएगी। अब जैसे हमने कहा कि कोई कंपनी, मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, जैसे हमने अभी मारुति की बात करी, तो वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब क्योंकि कार तो वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कार थोड़ी खरीदेंगे। कार को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो खरीदना पड़ेगा मारुति को। क्या रॉ मटेरियल चाहिए? सर उसको बनाने के लिए टायर लगेंगे, कार को बनाने के लिए स्टील चाहिए, स्टील खरीदा जाएगा, उसको बनाने के लिए प्लास्टिक भी लगेगा, उसको डैशबोर्ड वगैरह में प्लास्टिक लगता है, और फिर डोर्स के जो ग्लासेस वगैरह हैं, फ्रंट का या पीछे रेयर का जो ग्लास है वो खरीदना पड़ेगा। उसमें कितनी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, अंदर इंजन, पता नहीं कितने तरह के स्पेयर पार्ट सब खरीदने पड़ेंगे ना। तो हम पहले ये सब रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे। अब इसकी कॉस्ट अगर निकालनी हो, खरीदने की कॉस्ट निकालनी हो, तो क्या तरीका है? जितने भी यूनिट्स आप खरीद के लेके आए हैं मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट के परचेज प्राइस से। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हलवाई है, हमने कहा भी उसको बेसन के लड्डू बनाने हैं। अब बेसन के लड्डू बनाने के लिए मान लो उसको 100 किलो बेसन खरीदना है, तो 100 किलो बेसन की कॉस्ट कैसे निकालोगे? पहले ये पता करोगे कि 1 किलो बेसन कितने का आता है। मान लो 1 किलो बेसन 80 रुपए का आता है, तो 100 किलो बेसन कितने का आएगा? 100 इंटू 80, 8,000 रुपए। मारुति की बात कर रहे थे, मान लो उसको गाड़ियां बनाने के लिए 1000 टन स्टील चाहिए,
और 1 टन स्टील का रेट मान लो 40,000 रुपीज चल रहा है, तो 1,000 टन स्टील कितने में आएगा? 1,000 इंटू 40,000। तो जो भी हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे, पहले आप ये देख लो कि कितने यूनिट्स लाए हो और एक यूनिट के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपके घर में चावल आने हैं, 10 किलो चावल आने हैं, राइस आना है, क्योंकि आपको राइस बनाने हैं तो पहले आपको राइस लाने पड़ेंगे। राइस लेके आए और मान लो 10 किलो राइस देखा, 1 किलो का जो प्राइस है वो मान लो 100 रुपये चल रहा है, तो 10 किलो का कितना होगा? 10 इंटू 100, मुझे नहीं पता कितना चल रहा है, सब मैंने अंदाजे से बोला है। लेकिन हमें जितने भी यूनिट्स खरीदने हैं, एक यूनिट के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? परचेज कॉस्ट निकल आएगा। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि हम कोई भी कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एनुअल बेसिस लेके, मतलब एनुअल कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। तो हमें यहां पर जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने खरीदे हैं वो कितने टाइम के लिए? 1 महीने के, 1 हफ्ते के, 2 महीने के? नहीं सर, पूरे साल में हमने कितने यूनिट्स खरीदने हैं उसको लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट के परचेज प्राइस से। तो ये परचेज कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द रॉ मटेरियल। इट इज कंप्यूटेड एज अंडर, कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज इन अ ईयर मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट। बस इस बात को ध्यान रखना, हम यहां पर बात रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हम क्या खरीद के लेके आएंगे? रॉ मटेरियल। फिनिश गुड हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ऑफ कोर्स किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ही चाहिए होगा। फिनिश गुड तो वो क्यों खरीदेगी? फिनिश गुड तो वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है। आइए इस परचेज कॉस्ट के बेसिस पर भी कुछ एक आध एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने हमें सीधे सीधे दे रखा है कि रॉ मटेरियल हमें कितना रिक्वायर्ड है पूरे साल में, 20,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है और एक यूनिट का परचेज प्राइस 20 रुपए है और हमसे परचेज कॉस्ट निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में खुद कुछ ना कहे कि कितने टाइम का परचेज कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या माने? हमेशा एनुअली निकालना होता है। इसका मतलब मुझे अगर परचेज कॉस्ट यहां पर कंप्यूट करना है तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? हम लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज ना ईयर, जो कि हमको दे रखे हैं 20,000, और एक यूनिट के परचेज प्राइस से मतलब 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितने रुपए आएगा? सर ये आ जाएगा 4 लाख रुपए। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहां पर यह बताया कि जो हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो 1000 kg है, लेकिन पर मंथ बताइए ये रिक्वायरमेंट। हमें यहां पर ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, हालांकि यहां पर उसने बोला है कि एनुअल परचेज कॉस्ट निकालिए, लेकिन अगर सिंपली परचेज कॉस्ट निकालने के लिए भी बोला होता तो हम क्या करते? हम एनुअल ही कंप्यूट करते। तो हमें सबसे पहले तो यहां पर क्या चाहिए होगा कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए हैं इन अ ईयर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इन अ ईयर, ये हमें पहले चाहिए। बताइए जी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12,000 kg हमें चाहिए होगा। ये हमारी क्या आ जाएगी? एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और उसके बाद एक यूनिट का परचेज प्राइस तो हमको पता ही है ना, तो अब हम क्या करें यहां पर? अब बस सिंपली आप परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिखिए और अपना कंप्यूट कर लीजिए परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हमारी क्या होगी? जो भी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस पर केजी से। तो ध्यान रखें 12,000 kg हमें चाहिए, इंटू 5 पर केजी रेट है, तो हमारा जो परचेज कॉस्ट है वो 60,000 आ जाएगा। बी इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे एनुअल कंप्यूट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो हमने एक साल के लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहां पर बताया है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 10,000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो कहता है 2 kg लगेगा हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट पर। ध्यान रखें यहां पर इसने मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दे रखी है कि हम कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? हमें यहां पर परचेज कॉस्ट किसकी निकालनी है? रॉ मटेरियल की। मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 1 लाख कार मैन्युफैक्चर करनी है
और मुझे उसके लिए टायर खरीद के लेके आने हैं। तो आपको भी पता है कि 1 लाख अगर गाड़ियां बनेंगी तो टायर 1 लाख थोड़ी चाहिए, टायर तो 5 लाख चाहिए। सर 5 लाख क्यों, 4 लाख, चार चार टायर होते हैं, चार तो नीचे होते हैं, एक स्टेपनी भी तो होती है, एक डिक्की में स्टेपनी भी रखी होती है। मतलब हर एक गाड़ी जब बनती है तो उसके लिए 5 टायर की नीड पड़ती है। तो 1 लाख गाड़ियों के लिए कितने टायर की जरूरत पड़ेगी, 5 लाख। ठीक ऐसे ही यहां पर जो आपने प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको हर एक यूनिट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए वो 2 किलो चाहिए। तो अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हमारी जो नीड होगी रॉ मटेरियल की वो कितनी होगी, वो होगी 20,000 केजी हमको यहां पर चाहिए होगा रॉ मटेरियल। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर वो आपको कभी फिनिश प्रोडक्ट देता भी है ना, तो आपको उसको पहले रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर एनुअल रिक्वायरमेंट को कंप्यूट करना है, और किसकी एनुअल रिक्वायरमेंट को कंप्यूट करना है, रॉ मटेरियल की। फिनिश्ड आउटपुट का नहीं चाहिए एनुअल, मुझे रॉ मटेरियल का एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। अब क्योंकि हम जो फिनिश्ड आउटपुट बना रहे हैं यहां पर, उसके लिए हमें 10,000 यूनिट्स, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, और हर एक यूनिट के लिए कितना लगता है, 2 केजी लगता है। तो हमारा रॉ मटेरियल जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो 20,000 केजी लगेगा। तो हमारी जो परचेज कॉस्ट हो जाएगी 20,000 केजी इंटू 10 रुपए पर केजी का कॉस्ट है, तो हमारे 2 लाख रुपए लग जाएंगे। ए इज द आंसर। अब दूसरी हमारी यहां पर जो कॉस्ट है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब नाम ही आप देखिए, ऑर्डर करने की कॉस्ट है। जब भी हम रॉ मटेरियल को ऑर्डर करें और हमारी कुछ कॉस्ट ऑर्डरिंग से रिलेटेड लग जाए, उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल देते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सबसे मेजर एग्जांपल होता है फ्रेट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अब एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं शुरुआत करूं, मान लीजिए आपने अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, और उन्होंने उस ऑर्डर पर कुछ डिलीवरी चार्ज भी आपसे ले लिए। तो जो ये डिलीवरी चार्ज आपसे लिया है, ये बेसिकली ऑर्डर का ही कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, कि आपके घर तक पहुंचाने का जितना भी कोरियर चार्ज है वो आपसे ले लिया गया। मान लीजिए आप जो है अपने घर के लिए कोई फर्नीचर, सोफा या कोई भी बेड वगैरह लेके आना चाहते हैं, और आप किसी फर्नीचर मार्केट में जाते हैं, और जैसे ही आपने वो सोफा सिलेक्ट किया तो सामने वाले ने बताया भाई इसको आपके घर तक पहुंचाने के लिए हम एक्स्ट्रा 700-800 रुपए कुछ लेंगे। जो ये आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए वो किस चीज के हैं, वो आपके घर तक पहुंचाने के, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। जो भी उसको ट्रक वगैरह या लॉरी वगैरह हायर करनी पड़ेगी उसका खर्चा है। ठीक ऐसे ही अगर हम एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मारुति की बात कर रहे थे, मान लो मारुति की जो फैक्ट्री अगर हम देखें तो वो एनसीआर में मानेसर में है। मारुति की जो फैक्ट्री है मानेसर में है, और मान लो मानेसर की फैक्ट्री में कार जो मैन्युफैक्चर वो कर रहे हैं, उसके लिए स्टील झारखंड की किसी फैक्ट्री से आता है। तो आप जरा सोचिए, झारखंड की किसी फैक्ट्री से स्टील पहुंचेगा इनके यहां पर मानेसर गुड़गांव में, हरियाणा में, तो ऑफ कोर्स किसी ट्रक के थ्रू आएगा। और अगर किसी ट्रक के थ्रू आएगा तो वो भी, जो भी ट्रक का जो खर्चा होगा, फ्रेट वगैरह का खर्चा होगा, वो भी किसको देना पड़ेगा, मारुति को ही देना पड़ेगा। तो हम जब कोई रॉ मटेरियल को ऑर्डर करेंगे तो हमारे फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए जो रास्ते का खर्चा होगा, जिसको हम फ्रेट बोल देते हैं, कैरेज बोल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बोल देते हैं, वो हमें लगाना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन तो एक मेजर एग्जांपल हो गया। उसके अलावा हम अगर मान लीजिए कोई ऐसा रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं जो कि हमें लगता है काफी कीमती है, कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कि किसी एक्सीडेंट के चलते वो रॉ मटेरियल बर्बाद ना हो जाए, अगर वो ऐसा हुआ तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि रास्ते का भी इंश्योरेंस करा लेंगे, और जो रास्ते का इंश्योरेंस होता है उसको बोलते हैं इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। अब जैसे मान लो आप कभी हाईवे वगैरह पे गए हो, तो आपने देखा हाईवे पे बहुत ट्रक चलते हैं, और कई बार अनफॉर्चुनेटली हमें यह भी दिखता है कि एक ट्रक पूरा पलटा हुआ होता है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रक कोई एक्सीडेंट का शिकार होगा और अगर वो पलटता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है उसमें जो सामान है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। तो अगर हमें लगता है कि हमारा रॉ मटेरियल ऐसा है जो कि बहुत कीमती है, तो हम उसका इंश्योरेंस करवा लेंगे कि जब तक भाई वो हमारी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच जाता, रास्ते का इंश्योरेंस, कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देगी। और अगर एक आध एग्जांपल लूं, मान लो जैसे आप कभी हिल्स वगैरह पे गए हो, तो हिल्स वगैरह के थ्रू अगर मान लो किसी ऐसी जगह से आना है जो बीच में एक हिल स्टेशन पड़ेगा, कोई माउंटेन्स वगैरह पड़ने वाले हैं। अब रेनी सीजन में लैंडस्लाइड्स होती हैं माउंटेन्स में,
और मान लो एक लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा हाईवे है वो ब्लॉक हो गया। अब वहां पर हमारा ट्रक ही 2-4 दिन के लिए खड़ा रहा क्योंकि वो रास्ता ही साफ नहीं हो पाया, इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई। अब वो वहां पे हमारा ट्रक ब्लॉक हो गया और मान लो हमारे उस ट्रक में कुछ ऐसी आइटम थी जो पेरिशेबल नेचर की थी, मान लो सब्जियां थी। अब आप भी जानते हो अगर वो सब्जियां हैं तो 3-4-5 दिन के ऊपर तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगी। अभी हमारे यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे जो ट्रक्स चलते हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल चलते हैं। आगे चल के फ्यूचर यही है, वो आते भी हैं, ट्रक्स चलते भी हैं, लेकिन वो महंगा पड़ेगा, हर कोई कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो अगर हमें लगता है कि हमारा मटेरियल ऐसा है कि रास्ते में उसके नुकसान होने की वजह से हमें नुकसान होगा, तो हम फिर भी छोटा सा प्रीमियम देके इंश्योरेंस करा लेंगे। उसको क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। और एक और तीसरा खर्चा जो ऑर्डरिंग से ही रिलेटेड है वो है इंस्पेक्शन का। देखो हमारे घर में भी कुछ छोटा मोटा, कोई मान लो आपके हमारे घर में कोई सामान आता है तो हम उसकी भी एक बार इंस्पेक्शन करते हैं कि वो सामान ठीक तो आया ना, कुछ गड़बड़ सामान तो नहीं आ गया, हम एक बार चेक करके जरूर देखते हैं। तो एक कंपनी जिनके पास हजारों लाखों का रॉ मटेरियल आना है तो क्या वो चेक नहीं करेंगे? भाई उन्होंने तो इंस्पेक्शन के लिए डिपार्टमेंट बना रखा होगा एक, जिस डिपार्टमेंट की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि जो रॉ मटेरियल आया है उसको एक एक करके पूरा पूरा चेक करें कि उसी ग्रेड का उसी क्वालिटी का आया ना जैसा हमने ऑर्डर किया था। तो जब जब हम ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर जब हमारी फैक्ट्री पर पहुंचेगा, फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले उसका हम इंस्पेक्शन करवाएंगे और अपने यहां पे हमने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बिठा रखा होगा। तो ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है उसके ये 3 मेजर एग्जांपल हैं। मान लो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नुकसान हम नहीं करवा रहे रास्ते का इंश्योरेंस, मत करवाओ, तो ये खर्चा नहीं लगेगा। हमें लगता है कि ठीक है इंस्पेक्शन की क्या बात है, सामने वाले पे हमें बहुत विश्वास है, वो हमेशा ठीक ही भेजता है, तो मत कराओ इंस्पेक्शन। मतलब कहने का कि ये खर्चे हो सकता है ना भी हो सकता है हो रहे हो, लेकिन 3 ये मेजर एग्जांपल है। अब हम मान लीजिए ये देखते हैं कि जब भी हम कोई एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो जाता है। कितना रुपए? 1000 रुपए। और जब भी हम रास्ते का इंश्योरेंस कराते हैं तो 100 रुपए हमारे इंश्योरेंस के लग जाते हैं। और इंस्पेक्शन पे भी हमारा लगभग मान लो 200 रुपए का खर्चा हो जाता है। इसका मतलब हमारा 1300 रुपए हर एक ऑर्डर का खर्चा बैठता है। जितने भी ऑर्डर प्लेस करेंगे हर एक ऑर्डर पर 1300 रुपए का खर्चा बैठेगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम यहां पर कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, एनुअल कॉस्ट, तो हम फिर क्या देखेंगे कि हमने पूरे साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस किए। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हमने पूरे साल भर में 100 ऑर्डर प्लेस किए। कितने ऑर्डर प्लेस किए? 100 ऑर्डर प्लेस किए। और हर एक ऑर्डर का खर्चा हमारा कितना बैठ रहा है? 1300 रुपए बैठ रहा है। तो 1300 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्चा कितना आएगा? 1,30,000। नहीं, मान लीजिए हम ऐसा जो भी रॉ मटेरियल हम जो यूज कर रहे हैं, हमने उसके लिए पूरे साल भर में 50 ऑर्डर ही किए, तो 50 इंटू 1300 खर्चा आ जाएगा। मतलब जितने भी ऑर्डर आपने पूरे साल में किए हैं, जितने भी ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं पूरे साल भर में, हर एक ऑर्डर की एक कॉस्ट लग रही होगी। कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या निकल आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आएगा। ये कॉस्ट पर ऑर्डर जो मैंने अभी आपको अलग अलग करके बताया, हमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसमें कॉस्ट पर ऑर्डर सीधा कंबाइन करके वो हमको देता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हुआ? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हुआ कि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, कि हम कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और हर एक ऑर्डर का खर्चा कितना बैठता है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एक ऑर्डर की कॉस्ट से। अब जो ये एक ऑर्डर की कॉस्ट है ये हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में दे रखी होती है, तो इसके लिए हमें ज्यादा नहीं सोचना। जैसे मैंने आपको बताया, हमें मेनली किस पर फोकस करना है? ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कंप्यूट होते हैं, और ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे कंप्यूट होते हैं, इसको निकालने के लिए आपको पहले ये ऑर्डर साइज नाम की एक टर्म को समझना पड़ेगा। ये ऑर्डर साइज क्या होता है? ऑर्डर साइज बेसिकली क्या है कि हम जो भी रॉ मटेरियल लेके आएंगे, हम मार्केट से एक बारी में कितना खरीद के लेके आते हैं, उसी को ऑर्डर साइज बोल देते हैं। मान लीजिए घर का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके घर में पूरे साल भर में मान लो 100 केजी आटा लगता है चपाती वगैरह बनाने के लिए, तो पूरा का पूरा 100 किलो एक साथ थोड़ी लाया जाता है। आपके घर में हो सकता है कि एक बारी में 10 किलो आटा आता हो या 20 किलो आटा आता हो। तो जो ये एक बारी में आप लेके आए, से 10 केजी आटा लेके आए, ये 10 केजी ही ऑर्डर साइज है। आपके घर में दालें वगैरह भी बनती होंगी। मान लो आपके घर में राजमा, मूंग की दाल, अरहर की दाल, जो भी दालें बनती हैं, दालों के लिए आपने घर में एक ऑर्डर साइज तय कर रखा था। जब भी कोई दाल लेके आएंगे उसका ऑर्डर साइज 2 किलो, मतलब एक बारी में 2 किलो ही कोई दाल लेके आएंगे। मतलब घर में जब भी राजमा आएंगे तो 2 किलो आएंगे, कोई भी और दाल आएगी 2 किलो आएगी। तो ये 2 किलो क्या है? ऑर्डर साइज। आपके घर में मान लो सोप यूज होते हैं, आपके घर में सारे डिटॉल के सोप से नहाते हैं।
अब डिटॉल का सोप जब भी आपके घर में आएगा, मान लो आप एक बारी में 5 सोप लेके आएंगे, तो ये 5 सोप क्या है, ये 5 सोप जो आप लेके आए ये आपका ऑर्डर साइज हो जाएगा। तो जो भी रॉ मटेरियल हम लेके आएंगे, एक बारी में कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, उस एक बार की जो भी क्वांटिटी होगी उसी को ऑर्डर साइज बोल देते हैं। ये ऑर्डर का साइज है। इसी को रीऑर्डर क्वांटिटी बोल देते हैं कि जब भी हम ये क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो इतना, मतलब रीऑर्डर जब भी करेंगे तो इतना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। अब जैसे कॉर्पोरेट की एग्जांपल मारुति की बात कर रहे थे, मारुति के यहां स्टील चाहिए होगा, और मारुति जब भी स्टील ऑर्डर करती है वो कहते हैं भाई हम एक बारी में 25 टन ऑर्डर करेंगे। कितना? 25 टन ऑर्डर करेंगे। तो ये 25 टन उनके लिए क्या हो जाएगा? ऑर्डर साइज हो जाएगा। तो ऑर्डर साइज क्या होता है? क्वांटिटी फॉर विच एन ऑर्डर इज प्लेस्ड इज नोन एज ऑर्डर साइज। इसका एक और नाम क्या है? री ऑर्डर क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एनुअल निकालेंगे, जैसे परचेज कॉस्ट एनुअल निकाली थी, तो हमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर है ना, वो भी वो चाहिए जो हमने पूरे साल भर में प्लेस किए हैं। हमने पूरे साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं ये कंप्यूट करना है। तभी आप देखिए निकालने का तरीका क्या है। हम मान लीजिए पूरे साल भर में हमें 10,000 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, पूरे साल भर में 10,000 केजी लगेगा, और एक बारी में हम मान लो 1,000 केजी ऑर्डर करते हैं। पूरे साल भर में कितना चाहिए? 10,000 केजी। एक बारी में 1,000 केजी लेके आते हैं, मतलब 1,000 केजी करके लेके आते हैं, तो पूरे साल भर में आप खुद बताइए ना कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? सर 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके घर में पूरे साल भर में 100 किलो आटा लगता है, और आप एक बारी में 10 किलो आटा लेके आ रहे हैं, तो 100 किलो आटा जब पूरे साल में लगेगा, एक बारी में 10-10 किलो करके ही लेके आ रहे हो, तो पूरे साल भर में मार्केट से कितनी बार आटा लाना पड़ेगा? 10 बार। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 10। तो ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का क्या तरीका हो गया? जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, उसको डिवाइड कर दीजिए एक बारी में आप कितना मंगवाते हैं। ठीक ऐसे ही सपोज मैं आपसे ये कहूं कि हमारा पूरे साल भर की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 20,000 केजी है, और हम एक बारी में ही 10,000 केजी मंगवा लेते हैं। हम कहते हैं कौन जाए बार बार, एक ही बारी में 10,000 केजी मंगवा लिया। अब पूरे साल भर में अगर 20,000 केजी है आपकी रिक्वायरमेंट, एक बारी में 10,000 केजी ले आते हो, उसका मतलब आपको अब कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 2 ही ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। यही अगर मान लो आपकी पूरे साल भर की 20,000 केजी की रिक्वायरमेंट है और आप एक बारी में 5,000 केजी लेके आते हो, तो इस बार आपको पूरे साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्डर साइज से, ये हमारे आते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, और जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर आप पूरे साल भर में करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर ऑर्डर से। ये कॉस्ट भी एनुअल क्यों निकली? क्योंकि हमने यहां पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर लिए हैं वो पूरे साल भर में हम कितने ऑर्डर ले रहे हैं, कितने पूरे साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे वो लिए हैं। आप जब सोच के देखिए ना, आप यहां पे देख रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट कि पूरे साल भर की आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 10,000 केजी। एक बारी में कितना लेके आते हो? 1,000 केजी। तो जो ये 10 निकल के आया, ये क्या निकल के आया है कि आपको पूरे साल में 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो 10 ऑर्डर्स जो हम ले रहे हैं, या जो भी हम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते हैं, वो पूरे साल में, एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, और उसको एक ऑर्डर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो निकलेगा वो एनुअल निकलेगा। इसको और भी एनालाइज करेंगे, उससे पहले आइए इस पर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखा है रॉ मटेरियल का 1,000 केजी, और एक बारी का जो हमारा ऑर्डर साइज है वो है 100 केजी का। तो पहले तो इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल लेंगे कि आपने पूरे साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं। तो मुझे अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्यूट करने हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, एक साल में, क्योंकि हमें एक साल की ही ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होती है, तो क्या तरीका होता है? जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? ऑर्डर साइज से डिवाइड कर देंगे। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 1,000 केजी की है, और जो हमारा ऑर्डर साइज है, एक बारी में हम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? 100 केजी। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, एक बारी में 100 किलो आता है, पूरे साल भर में 1,000 केजी हमें लेके आना है, तो हम अगर 100 केजी करके लेके आएंगे तो मार्केट में 10 बार जाना पड़ेगा, मतलब या फिर ये कहें कि हमें 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे पूरे एक साल में। अगर पूरे साल भर में आपको 10 ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो एक ऑर्डर की जो भी कॉस्ट लगती है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक ऑर्डर की कॉस्ट हमारी यहां पर कितनी है? 50 रुपीज है। तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर।
तो 10 ऑर्डर को हमें 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 500 रुपए आ जाएगा। सी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो डेटा सेम है, बस मैंने इस बार क्या कर दिया, इस बार मैंने ऑर्डर साइज को चेंज कर दिया। ऑर्डर साइज मैंने 500 केजी कर दिया। अब आपने क्योंकि एक बारी में जो आप क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं वो आपने बढ़ा दी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 1000 केजी पूरे साल में चाहिए, एक बारी में 500 ही मंगवा लेता हूं मैं, तो अब तो मुझे सिर्फ 2 ही ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस बार 1000 केजी हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है और ऑर्डर साइज हमारा 500 केजी है ना, ये ए है और ये ऑर्डर साइज है। तो हमें कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट 50 रुपए है, तो हमारा खर्चा 100 रुपए बैठेगा बस। अब ना हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को एनालाइज करेंगे और एनालिसिस के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा इजी रहे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लो आपके घर की जो आटे की रिक्वायरमेंट है, पूरे साल भर में जो आपके घर में आटा यूज होता है, मान लीजिए वो यूज होता है 100 केजी, मतलब पूरे साल भर में आपके घर में जो आटा लगता है वो 100 केजी लगता है। और ऑफकोर्स आप एक बारी में 100 केजी तो मंगवाएंगे नहीं। आपकी मम्मी ने जो ऑर्डर साइज डिसाइड कर रखा है, मतलब एक बारी में कितना आटा लेके आना है, वो मान लो डिसाइड कर रखा है 10 केजी। और ये आटा लाने की जिम्मेदारी मम्मी ने आपको दी है, मतलब जब भी आटा लाना है वो आप ही लेके आएंगे। और आपको भी कन्वीनियंस देने के लिए मम्मी ने ना आपको बोला है कि ठीक है, आना जाना रिक्शा से कर लेना। रिक्शे वाला 20 रुपए जाने के लेता है और 20 रुपए आने के लेता है, मतलब रिक्शा वाला जो है एक बार जब आप आटा लेने जाते हैं तो 40 रुपए आपसे ले लेता है। तो ये जो 40 रुपए है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा। जब भी आटा लेने जाएंगे 20 रुपए आने के, 20 रुपए जाने के लगेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है, सर हम चले तो पैदल ही जाएंगे, मतलब 20 रुपए बचा लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। मान लो फैमिली रिक्शे वाला है, मम्मी सीधा रिक्शे वाले के हाथ में ही 40 रुपए थमाती है और कहती है भी ये मेरे लड़के को ले जाओ, आटा दिलवा के ले आना। मतलब आपके हाथ में पैसे का तो कंट्रोल है ही नहीं, रिक्शे वाले को ही सीधे 40 रुपए दे दिए गए हैं, आपको बस जाना है और आना है और आटा घर पे लेके आना है। ठीक, अब आप जरा सोचिए, अगर आप एक बारी में 10 केजी मंगवाएंगे तो पूरे साल में आपको कितनी बार मार्केट में जाना पड़ेगा। सर 100 केजी हमें पूरे साल भर में चाहिए, एक बारी में 10 केजी अगर लेके आएंगे तो पूरे साल भर में आपको 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अगर पूरे साल भर में आपको 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और हर एक ऑर्डर पर आपको 40 रुपए रिक्शे पे खर्च करने पड़ते हैं, तो 10 ऑर्डर पर आपको 40 रुपए के हिसाब से कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मतलब आपका पूरे साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा 400 रुपीज आने वाला है। इतनी बात समझते हो? ठीक है सर। अब लेकिन आप ना थोड़ी चिक चिक करने लगे, आप घर वालों को बार बार बोलते हो क्या मुझसे फालतू के काम कराते रहते हो, मेरे को बार बार भेज देते हो, हर महीने भेज देते हो। पूरे साल भर में अगर 10 ऑर्डर प्लेस करेंगे लगभग हर महीने आपको जाना पड़ रहा है, आपको परेशानी हो रही है। और आपने कहा ठीक है मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूं, पर कम से कम एक बार में 20 किलो तो मंगवाओ। मतलब आपने जिद करके कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपने जिद करके ऑर्डर साइज ना चेंज करवा दिया। कितना ऑर्डर साइज करवा दिया आपने? आपने कहा भाई एक बारी में 20 केजी तो मंगवाओ, कम से कम 10 केजी नहीं लेने जाऊंगा मैं। अब अगर एक बारी में 20 केजी आएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? सर 100 केजी हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर साइज 20 केजी हो जाएगा, तो इसका मतलब अब हमें 5 बार ही मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में 20 किलो लेके आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक बारी में ज्यादा लेके आएंगे तो मार्केट कम जाना पड़ेगा, कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। तो अब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी?
सर अब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 40, 200 रुपये हो जाएगी। जैसे ही आपने देखा कि पहले 400 रुपये लगा करते थे और अब 200 रुपये लगने शुरू हो गए हैं, आपके दिमाग में एक प्लान आया। आपको लगा क्यों ना मम्मी को ऐसा बोला जाए, देखो तुम पहले 400 रुपये खर्च करते थे, मैंने बचा के देखो 200 रुपये ही करवा दिए। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम एक बारी में ज्यादा मंगवा रहे हैं। तो आपने ये सारी कैलकुलेशन जो है मम्मी को दिखाई और बोला अब ऐसा करते हैं, एक बारी में 50 किलो मंगवाते हैं, एक बारी में 50 किलो मंगवाते हैं। और मम्मी को भी कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आने लगी, अच्छा अगर एक बारी में 50 किलो मंगवाएंगे तो साल में 2 बार जाएंगे, साल में 2 बार जाएंगे तो 40 रुपए के हिसाब से सिर्फ 80 रुपए ही खर्चा बैठेगा। मम्मी मासूम थी, वो आपकी बातों में आ गई और आपने बहला फुसला के ऑर्डर साइज कितना करवा लिया? आपने बहला फुसला के ऑर्डर साइज 50 केजी करवा लिया। 50 केजी करा लिया तो अब हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? सर अब हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 100/50, 2 ऑर्डर हो जाएंगे सिर्फ। और अगर 2 ही ऑर्डर प्लेस होंगे सिर्फ और हर बारी के हमें 40 रुपए देने होते हैं, तो 2 बारी के कितने रुपए देंगे? 80 रुपए देंगे। ठीक। और आपको भी दिख रहा है, हाँ कॉस्ट हमारी लगातार कम हो रही है, 400 रुपए थी, 200, उसके बाद 80 रुपए हो गई। अब लालच का भी अंत नहीं होता। आपको लग रहा है कि 2 बार भी क्यों जाना पड़ रहा है, एक ही बारी में बात खत्म करो। और आपने ये कैलकुलेशन फिर से दिखाई मम्मी को और आपको बोला कि सारा ही एक बारी में मंगवा लेते हैं, 40 रुपए में ही बात बन जाएगी बस। भाई अगर मैं सारा ही एक बारी में मंगवा लूंगा तो एक ही बार जाना पड़ेगा मार्केट पूरे साल भर में। तो आपने कहा कि ऑर्डर साइज एक बार 100 केजी भी करके देखें। अगर 100 केजी का ऑर्डर साइज कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक ही ऑर्डर होगा और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर 1 मल्टीप्लाइड बाय 40, 40 रुपए में बात बन जाएगी। मतलब आप देखें अगर ध्यान से, जैसे जैसे हम ऑर्डर साइज को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो घटती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऑर्डर साइज बढ़ाने का मतलब यह है कि आप एक बारी में अपनी क्वांटिटी जो है ज्यादा मंगवा रहे हैं। अब पूरे साल भर की तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो फिक्स है ना, पूरे साल भर में तो हमें 100 केजी चाहिए। अब मार्केट जाके आप एक बारी में 10 केजी लेके आओ या 20 केजी लेके आओ या 50 केजी लेके आओ या 100 ही केजी ले आओ, पूरे साल भर की जो खपत है वो तो 100 केजी रहेगी ना। अगर मैं रोज 2 चपाती खाता हूं तो 2 चपाती खाएंगे ना रोज, चाहे भाई मैं अगर ज्यादा आटा घर पे ले आया एक बार में, थोड़ी मैं 4 चपातियां खाना शुरू कर दूंगा। भाई मेरी अगर नीड 2 चपाती की है तो वो 2 में ही पूरी हो जाएगी। मतलब आपकी पूरे साल भर की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो तो सेम ही रहेगी ना, उसमें थोड़ी कोई बदलाव आएगा। आपके मार्केट से एक बारी में कितना क्वांटिटी लेके आते हो इस पे थोड़ी डिपेंड करता है कि आप घर में कितनी चपातियां खाओगे। चपातियां खाना मतलब आटा जो यूज होगा वो तो सेम ही यूज होने वाला है। तो आपने यहां पर देखा और आप मम्मी को देखो दिखाने लगे, देखो कहां आपका खर्चा 400 रुपए लगता था, ये खर्चा मैंने कितने रुपए करवा दिया, ये खर्चा मैंने सिर्फ 40 रुपए करवा दिया। लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ एक पहलू है। मतलब अगर हम एक बारी में सारा मंगवा लेते हैं, माना हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन इस बात को ध्यान रखें हम फिर भी सारा एक बारी में क्यों नहीं मंगवाते? क्योंकि हमें कैरी करना पड़ेगा। ज्यादा मंगवाएंगे तो ज्यादा कैरी करेंगे और ज्यादा कैरी करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर खर्चा पड़ेगा। अभी कैरिंग कॉस्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कैरिंग कॉस्ट भी हमारी एक होती है और उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा अगर एक बारी में ज्यादा मंगवा लेते हैं। अभी सिर्फ चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे अगर हम बात करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमने एक बिहेवियर यहां देखा कि ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते जाइए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरती जाएगी। और आप देख रहे हैं हमने जब 10 केजी मंगवाया था तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही थी? 400 रुपए। जब 20 केजी मंगवाया तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही थी? 200 रुपए। और ठीक ऐसे ही जैसे हमने ऑर्डर साइज को 50 केजी किया तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट 80 रुपए की हो गई और 100 केजी पे तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कितने की हो गई? 40 रुपए की। तो अगर मुझे ये फाइनली कंक्लूजन देना हो तो आप देखिए कि हुआ क्या है यहां पर। हमने जैसे जैसे ऑर्डर साइज अगर आप देखें 10 का 20, 20 का 50, 50 का 100 हुआ है तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो लगातार गिरती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम एक बारी में ज्यादा क्वांटिटी मंगवाएंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमें कम बार मार्केट जाना पड़ेगा या कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे।
हम एक बारी में 10 केजी मंगवाएंगे तो 10 बार जाना पड़ेगा, 20 केजी मंगवाएंगे तो 5 ही बार जाना पड़ेगा, 50 केजी मंगवाएंगे तो 2 बार जाना पड़ेगा, और 100 केजी में तो सिर्फ एक ही बार जाना पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखिए ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरेगी। और उल्टा कर दें, मान लो अभी हम 100 केजी ऑर्डर कर रहे हैं, अभी मान लो हम 100 केजी ऑर्डर कर रहे हैं, 100 केजी से अगर हम 50 केजी करना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट 40 से 80 हो जाएगी। हम अगर 50 से 20 केजी मतलब कम करना चाहते हैं तो ये 200 हो जाएगी, कम करना चाहते हैं 400 हो जाएगी। मान लो सिर्फ 1 केजी एक बारी में ऑर्डर करें, मान लो हमारा ऑर्डर साइज सिर्फ 1 केजी का हो, तो उसका मतलब आपको तो फिर 100 बार मार्केट जाना पड़ेगा, और 100 बार मार्केट जाने का मतलब है हर बार के 40 रुपए लगेंगे, 4,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। मान लो मैं ऑर्डर साइज 10 केजी छोड़ के 1 केजी कर देता हूं बस, तो हमारा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना हो जाएगा? 4,000 रुपीज। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये बात तो हमें समझ में आ गई जो आपने अभी बोली, लेकिन आप 10 केजी जब ऑर्डर कर रहे थे तब भी रिक्शे वाला 40 रुपए ले रहा था, जब आप 20 केजी ऑर्डर कर रहे थे तब भी रिक्शे वाला 40 रुपए ले रहा था, 50 केजी में भी 40 रुपए, 100 केजी में भी 40 रुपए। रिक्शे वाला पागल थोड़ी है जो आपके वजन बढ़ा, भाई आप जब ज्यादा आटा लेके आओगे तो रिक्शे वाले को ज्यादा मेहनत लगेगी, वो कैसे बार बार 40 रुपीज ही ले रहा है? यही तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है कि कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन कांस्टेंट, मतलब हाँ रिक्शे वाला जो है, क्योंकि वो फैमिली रिक्शे वाला है, वो हमें बोल रखा है उसने जितना मर्जी मंगवाओ तुमसे 40 रुपए ही लूंगा मैं, मतलब ये कि हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट रहता है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला की एक बेसिक सी एजम्पशन है, ठीक? तो हमें ये बात का ध्यान रखना है। अब ऑफ कोर्स आपको नोट करना होगा, तो मैं ऐसा करता हूं, मैंने आज अभी जितनी भी स्लाइड्स यूज करी हैं मैं वो सब आपके सामने एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। आपको वीडियो को पॉज करना हो नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नोट करेंगे क्या आप? देख लो, करना है तो मर्जी है आपकी। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, ये सारे हमें कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स देखने हैं। और हमने शुरुआत किससे करी है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तभी मैंने आपसे पहले भी कहा आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो रहा, ये एग्जाम्पल भी आपको नोट करना है। और फिर इस एग्जाम्पल का फाइनल कंक्लूजन क्या था? फिर फाइनल कंक्लूजन तो यही था कि हम अगर ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरेगी। आप देखिए ऑर्डर साइज अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरती जा रही है, और ठीक ऐसे ही अगर ऑर्डर साइज हम कम करते जाएंगे, जैसे अभी तो यहाँ पर 10 केजी पे 400 की कॉस्ट है, मैंने कहा 1 केजी करके देख लो। अगर 1 केजी करोगे तो 100 केजी अगर पूरे साल भर में आएगा, अगर आप 1-1 किलो करके लेके आएंगे तो आपको मार्केट में 100 बार जाना पड़ेगा, और हर बार के रिक्शे वाला 40 रुपए लेता है, मतलब 100 इंटू 40 4,000 रुपए का खर्चा बैठेगा। तो यही बात अगर हमें सेंटेंस में लिखनी हो तो हम फिर क्या लिखेंगे? लार्जर द ऑर्डर साइज लोअर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर साइज लार्जर होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। ऑर्डर साइज लार्जर होने से ऐसा क्या हो जाएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी? सर अगर आप ऑर्डर साइज को बढ़ा देंगे तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। और ठीक ऐसे ही अगर आप स्मॉलर ऑर्डर साइज प्लेस करते हैं, मतलब छोटा ऑर्डर साइज जैसे 1 केजी हमने कहा, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही बात हमने देखी, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी डिस्कशन खत्म होता है।
अब ना हमारी एक फाइनल कॉस्ट रह गई है सीखनी, वो है कैरिंग कॉस्ट। हम जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्डर साइज जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है। दिमाग में एक थॉट जैसे ये आएगा ही कि सारा ही एक बारी में आप मंगवा लेते हैं, सारा ही एक बारी में मंगवा लेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ना ये सवाल को काउंटर करेगा कैरिंग कॉस्ट। आप जब कैरिंग कॉस्ट देखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट की वजह से हम सारा एक बारी में नहीं मंगवाते। अब ये बात जब हम कैरिंग कॉस्ट सीखेंगे समझेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। फिलहाल अभी तक मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है आप उसको दिमाग में रखिएगा। दो चीज़ें हमने देखी अभी, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है उससे एसोसिएटेड तीन कॉस्ट हमको पढ़नी है। हमने परचेज कॉस्ट देख लिया, हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट देख लिया। परचेज कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल भर में आप कितने यूनिट्स परचेज करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक यूनिट के परचेज प्राइस से। और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमें क्योंकि एनुअल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पूरे साल भर में हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक ऑर्डर की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर से, उससे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। और पूरे साल भर में हम कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं ये कैसे निकलता है, एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर देंगे ऑर्डर साइज से। अब क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में ना बिल्कुल एक थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो इसलिए हम उसको आज ना डिस्कस करके उसको हम अगली क्लास में, मतलब जो हमारी नेक्स्ट रिवीजन क्लास है उसमें हम टेकअप करेंगे। और जब कैरिंग कॉस्ट भी समझ लेंगे फिर आप देखेंगे इस टॉपिक के कई सारे और पहलू सामने आते जाएंगे जो हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।